हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भटाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व। जो हमारी सेकंड है उसकी बुक को हम लोग आपका देख रहे हैं और इसी के अंतर्गत जो है हम लोग बात कर रहे थे व्यवसायी वानिकी की। तो हमने व्यवसायी वानिकी के रूप में देखा कि डीआरसी ने कैसे जंगलों को नष्ट होने के लिए उसको महानिदेशक नियुक्त कराया गया। उन सारी फसलों को, ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे। कल मैंने आपको दिखाया कि कैसे अकेले ही एक व्यक्ति ने, जोन्स यूल ने, आप देखेंगे कि 400 बाघों को मारा था और ये बोलता था कि यहाँ के जो जानवर हैं वो आपके बर्बर हैं और भारत राज्य को सभ्य बनाने के लिए इन आपके बर्बर जानवरों को भी मारना होगा। और उन्होंने जानवरों को, बर्बर जानवर से आपका भेड़िया और बाघ जैसे जानवरों को मारने पर उन्होंने बहुत सारे इनाम भी रखे थे, जिसके कारण आप देखेंगे आज़ादी से के पहले उनकी जो संख्या थी वो लुप्त हो गई। आज उनके संरक्षण और प्रबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इकोलॉजी में उनका एक अपना महत्व था। उसी महत्व को बढ़ा रहे हैं और नए रोजगार, नए व्यापार, नई सेवाओं को हम किस तरह से देख रहे हैं, ये सारे देखने और करने की हमें जरूरत थी। ठीक है, तो एक बार अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से, मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ ले। चलिए आगे बढ़ रहे हैं जहां से कल हम लोग प्रारंभ कर रहे थे। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो पूरी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएंगी कि आखिर में मुद्दा क्या है और पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतु को बचाने के लेकर कितने प्रयास करेंगे और बैक हिस्ट्री क्या रही, वो हम लोग बेसिकली इसमें जान रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों को आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। जो ट्रेड था वो कहाँ चला गया? गवर्नमेंट की। भाई जो कंपनी व्यापार करेगी सरकार नियंत्रण करेगी, उसी की मोनोपोली है। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पाद के व्यापार इजाज़तदारी सौंप दी। इजाज़तदारी का मतलब था उस समय की जो आपकी जिम्मेदारी व्यवस्था थी वो सौंप दी गई, जंगलों को सौंप दिया गया। बड़े बड़े दूसरे जंगलों पे कहीं और के बाप के जो जमींदार थे नियुक्त किया गए और स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने, पशु चारण करने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी, कोरबा, करचा और योरुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय की आजीविका से हाथ धो दिए। अब जो लोग केवल जंगल पर ही निर्भर थे, जो आज तक जब से समाज उनका बना है, वो जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में निवास कर रहे हैं, जंगलों से खा पी रहे थे। अचानक एक दिन कानून बना और उनके जंगल छीन लिए गए, तो वो क्या हो गए? लाचार। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा गया जाता था। ये लोग सरकार की निगरानी में फैक्ट्री, खदान और बागानों में काम करने के लिए मजबूर। अब इन्हें मजबूरी थी ये फैक्ट्रियों में जाए, खदानों में जाए, तो ये उस तरह बढ़े। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार हुआ हो। अब ये नहीं कि वो काम कर रहे हैं तो हमेशा वेल्थ गुडनेस की तरह ही उनका डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं है। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड में संथाल और उमरा, छत्तीसगढ़ के गोंड और आदिवासी मर्द और औरतों दोनों को भर्ती कराया गया। मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियों में उतना खराब। उन गांव से उठाकर उन्हें भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। यानी कि उनको ले तो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम करेंगे उनको छोड़ देंगे। उनकी वापसी में भी बहुत टफ था। जैसे आपने केएफजे एक मूवी देखी है ना, वो लड़की हाथ पे पेंटिंग बना दी थी किसी लोकल चीज से, तो महारानी को पसंद आ गई, उसको लेगी, वापस भेजा ही नहीं, उसके लिए लाई थी। तो ऐसे ही अगर एक बार कोई इनके जंगल में फंस गया, उसको वापस लाना बड़ा कठिन हो जाता था। तो ये सारी चीजों को इसमें देखा और महसूस किया जाता। क्लियर है? आप इसको समझ सकते
हिंदुस्तान और दुनिया भर के वन्य समुदाय में अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। अब देखिए नया चैप्टर शुरू हो गया, वन विद्रोह। अब लोग उन्हें वहां गए हैं, कानून मिले हैं, तो अब लोगों का रिएक्शन होगा तो विद्रोह होगा। जब इसलिए संताल मुंडा विद्रोह, आप बहुत सारे विद्रोह इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। वो सब क्या है? जनजातीय जो व्यवस्था थी, अगर आप उसको नष्ट करोगे तो जाहिर सी बात है लोग अपना विद्रोह और अपना रिएक्शन तो दिखाएंगे ही। और कह रहे हैं वन समुदाय के ऊपर थोपने वाले के लोगों ने उन्होंने बगावत कर दी थी। अब लोग बगावत कर रहे हैं। संथाल परगना, सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराजू के लोक गीतों ने, कथाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ उभरते आंदोलन का नायक के रूप में। संथाल में कौन? सिद्धू और कानू दो भाई थे। छोटा नागपुर में झारखंड का पार्ट है, बिरसा मुंडा निकल के आए। ठीक है। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराजू, ये बड़े वहाँ के नेता हुए जिन्होंने जो जनजातीय विद्रोह को बढ़ावा देने में मदद की, लोगों को समझाया और विद्रोह किया। और अनेक नायकों को जो आज भी याद करते हैं हम। विस्तार रियासत में 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कहाँ पर? बस्तर रियासत में हुआ था। बस्तर के लोग, बस्तर एक जगह है, अगर कभी मौका मिले आज भी आप बस्तर की हालत को जाकर देखिए, छत्तीसगढ़ में है। नक्सलवादी माओवादी प्रभावित क्षेत्र है बस्तर, काफी आपकी इंडस्ट्री भी है, लेकिन जनजातीय व्यवस्था का आज भी संरक्षण देखने को मिलता है। लोकल जो लोग हैं और सरकार की टकराहट बड़ी आम रूप से दिख जाती है। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। तो कहाँ पर है? पहले तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखिए। साउदर्न पॉइंट है, ऐसा है जो आंध्र प्रदेश से भी लग रहा है, उड़ीसा भी और महाराष्ट्र से भी। ठीक। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। जो उसका सेंट्रल भाग है वो कैसा है आपका? आप देखेंगे पठारी रीजन। और आप जानते हैं अगर कोई क्षेत्र आपका पठारी है तो उसमें खनिज संसाधन मिनरल की जो उपलब्धता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। और सेंट्रल पॉइंट है वैसे भी, तो जैसे लोहा, तांबा, खनिज, मैग्नीज ऑक्साइड, ये सब यही निकलते हैं, इनकी प्रचुरता है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी मैदान। कितना अच्छा है, साउथ में गोदावरी है, नॉर्थ में छत्तीसगढ़ का प्लेन है। क्लियर है। और आप जानते हैं इससे क्या निकलती? इमरावती नदी इसके पूरब और पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गुंडा, धुरवा, भरत, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जुबान बोलने जाने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। मेरे जुबान भले ही हैं लेकिन रीति रिवाज कैसे हैं? लगभग एक जैसे। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ है। अब जनजातीय लोग हैं तो जनजातीय लोग जंगल व्यवस्था में धरती को ही अपनी माँ के रूप में मानते हैं और प्राकृतिक पूजा का उनका प्राथमिक विधान है। बदले में प्रत्येक खेतीहार को त्योहार पर धरती पर चढ़ाते हैं। धरती के अलावा नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा युतनी मानते हैं। क्योंकि हर एक गांव को अपनी चोद है, पता है, इसलिए लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में थोड़ी लकड़ी लेने चाहते हैं, इसके बदले में एक छोटा शुल्क अदा करते हैं। लकड़ी लेने जाते हैं और क्या करते हैं? एक जो छोटा शुल्क है वो उसको अदा करते हैं, जिसे देवसारी, डंडा या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगल की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है और यह परगने यानी कि गांव का एक समूह, कुछ गांव का समूह मिलकर एक परगना बन जाता है। गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जनजातीय व्यवस्था का स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले आप बस्तर को आप एक बार देखिए, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, फिर मैं आपको उसका मैप भी दिखाऊंगा कि आखिर में ये है कहाँ, क्या
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा बस्तर को देखिए, ये उसका मैप है। ठीक है, उड़ीसा दिखाई देगा और नीचे की तरफ आपको आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है कुछ वो भी दिखाई देगा। देखिए इस तरीके से पूरा ये जिला क्षेत्र दिखाई। 1947 में बस्तर रियासत के कांकेर रियासत से मिला था और ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। उस जमाने में एमपी में था, लेकिन 1958 में इस जिलों में फिर एक बार कांकेर बस्तर दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। इसका विस्तार किया गया, कांकेर बनाया, बस्तर बनाया, फिर दांतेवाड़ा भी इससे बना और नक्सल प्रभावित जिला है। और 2000 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। 1990 में विद्रोह हुआ था और 2000 में जब ये बना, उत्तराखंड के साथ ही बने थे ये। और ये देखिए बक्सर में सेना का कैंप, इस तरीके से उस जमाने में सेना जो थी अपना कैंप लगाया करती थी बक्सर में। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बक्सर का उस जमाने का कैंप। चलिए अब लोगों के भय। भाई लोग हैं तो डर भी होगा, डर होगा तो अपनी आजीविका को लेकर और रहने को लेकर उनका पहला। उपनिवेश सरकार ने 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, आरक्षित का मतलब रिजर्व कर दिया, कोई आ जा नहीं सकता। घुमंतू खेतों के रोकने, जो वो लोग शिफ्ट और सन एग्रीकल्चर कर रहे थे, झूम खेती वगैरह कर रहे थे, उसको बंद कर दिया गया। शिकार और अन्य उत्पाद के संग्रहण पर पाबंदी। आप जंगल में कोई शिकार नहीं कर सकते, आप कोई यहाँ की वन उपज को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे ही प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोगों में बहुत परेशान हो गए और कुछ लोगों ने आरक्षित वन में इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। इसलिए रोक दिया कि आप यहाँ रहोगे, पेड़ों की कटाई करोगे, ढुलाई करोगे और मुफ्त में, और जंगल में आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं को ग्राम वन कहा गया। बाकी लोगों को गांव बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिया गया। काफी समय से गांव वाले जमीन के बाड़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथ बेगार और चीज निरंतर मांग से त्रस्त। इसके बाद भयानक अकाल के दौर में 1899 में और 1900 में और 1907 से लेकर 1900 में वन आरक्षण चिंगारी का काम किया। ये हमको देख। अब देखिए लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर जगह जगह कहीं भी गांव में मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कागेर वनों में धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे। ठीक, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ। हालांकि एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे नेता नेथारनार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन का एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 के आम टहनियां, मिट्टी के डेले, मिर्ची, तीर गांव चक्कर काटने लगे। ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारी के घर, स्कूल, पुलिस थानों को लूटा हुआ जलाया गया। अब कुछ तो करेंगे जो उनके हाथ लगेगा। घर जला रहे हैं, इन्हें सबको लूट रहे हैं। अनाज का पुनर्वितरण किया गया, हमले हुए तो ज्यादा से ज्यादा लोग औपनिवेशिक राज्य और दमनकारी कानून ने किसी न किसी तरह जुटे। घटनाओं का एक चश्मदीद गवाह और मिशनरी विलियम वर्ड्स ने लिखा है, पुलिस वालों, व्यापारी, जंगल के अलादियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों को हुजूम चारों तरफ से जंगल रन में चला आ रहा था। अब लोग पैदल आते थे, पूरा हुजूम का हुजूम लोगों को दिखता था।
ठीक। अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। अब अंग्रेज बगावत को किससे कुचलते थे? सैनिक। उनके पास हथियार थे जिसके दम पे लोग डरते थे और आदिवासी नेताओं की बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने तबू को घेर कर गोली चला दी। इसके बाद बगावत के शरीक लोग कोड़े बरसाया गया, सजा दी गई। सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि भागकर वो लोग और जंगलों में चले गए और अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण करने के लिए 3 महीने यानी कि फरवरी से मई लग गए। फिर गुंडा धूर का भी नहीं पकड़ा सके। विद्रोहियों का सबसे बड़ी जीत यह रही कि क्या जीत रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित हो गया और आरक्षित को भी 1910 से पहले की योजना का लगभग आधा कर दिया। अब उन्होंने कुछ चीजों को तो रिजर्व करा दिया, यानी कि उनका ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास किया वो असफल रहा, नहीं, प्रयास उनका सफल ही था, भले ही वो कम रहा। देखिए, अब देखिए, बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं थी। आजादी के बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपाय के लिए आरक्षित करने की नीति आपका कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग और नकदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वृक्षों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों ने विरोध किया और फलस्वरूप इस परियोजना को आपका रोक दिया। आइए अब आप एशिया के एक और दूसरे हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं और जरा देखते हैं कि उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि इंडोनेशिया भी कोलिज्म था किसका? ब्रिटेन का। इस समय इंडोनेशिया में भी कौन बैठे हुए? अंग्रेज। और भारत में भी। तो दोनों का समकालीन थे, तो क्या उनके नियम कानून कुछ मुद्दे अलग थे या सेम ही वो आपका बात कर रहे थे? ये हमको देखना। क्लियर है? चलिए देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको एक बार घर पर जाइए, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए कि वन कानून की शुरुआत कैसे हुई, लोगों ने विद्रोह क्यों किया, जमींदारी व्यवस्था से ये सारी चीजें पनपी हैं। तो आप इनको एक बार अगर घर जाकर पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे तो कोई ऐसा डाउट या क्वेरी नहीं रहेगा। ठीक है, आप पढ़िएगा, कोई डाउट क्वेरी होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, यानी कल के लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।